आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा मथुरा के रंग महोत्सव के साथ नाडियाद के संत मंदिर में साकर वर्षा की भी है। देखिए। यूपी के मथुरा में बसंत पंचमी से शुरू हुआ परंपराओं का रंग और रौनक होली तक नजर आने वाला है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मुख्य मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में फाल्गुन का दाढ़ा स्थापित कर दिया गया है। ये परंपरा रंग उत्सव की मुनादी मानी जाती है और इसी के साथ ब्रज में भव्य होली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। दाढ़ा स्थापित होने के बाद रसिया गायन की परंपरा है। बसंत पंचमी पर ठाकुर जी के बासंती वस्त्रों के साथ ब्रज में रंग महोत्सव का शुभारंभ होता है, जो पूरे 40 दिन यानी होली तक यहाँ के फिजाओं में घुला होता है। माघ पूर्णिमा की ये तस्वीरें गुजरात के नाडियाद के मशहूर संतराम मंदिर की है, जहां आस्था का सैलाब उमड़ा। हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दी, जय महाराज। परंपरा, श्रद्धा और मिठास का यहाँ सदियों पुराना संगम है, जिसे लेकर मान्यता है कि आज से 195 साल पहले पूज्य योगीराज अवधूत महाराज ने जीवित समाधि ली थी। इसी दौरान शक्कर की बारिश हुई और मंदिर में अखंड ज्योत खुद प्रज्वलित हो गई। इसी परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। आसमान से बरसती यह सफेद मिठास साकर यानी शक्कर के दाने इसी साकर वर्षा और अखंड ज्योत की परंपरा का हिस्सा हैं, जिसे पाकर उसके दर्शन कर श्रद्धालुओं का जीवन मिठास से भर जाने की मान्यता है। कुछ ऐसे ही माघ पूर्णिमा पर भक्ति की बयार बही। गुजरात के अंबाजी मंदिर में भी, जहां इस दिन को महासूद पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है, यहाँ इस उत्सव में शामिल होने के लिए सुबह की मंगला आरती में आधे किलोमीटर तक लगी देसी विदेशी श्रद्धालुओं की लाइन नजर आई। रंग बिरंगे फूलों और लाइट से सजे धजे मंदिर परिसर की सुंदरता देखते बन रही थी। रात में तो पूरा मंदिर लेजर लाइट से जगमगाता नजर आया। ऐसे भक्तिमय माहौल में यहाँ माँ भगवती का पूजन कर आशीर्वाद लेते रहे। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब महाराष्ट्र के चंद्रपुर के ऐतिहासिक कस्बे चिमूर के श्रीहरि बालाजी मंदिर के कपाट एक भव्य उत्सव के लिए खुलते हैं। भगवान श्रीहरि बालाजी को एक भव्य लकड़ी के घोड़े के रथ पर विराजमान किया जाता है और इस रथ को हजारों भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था से खींचते हैं। हजारों श्रद्धालु रात भर जाकर इस दिव्य घोड़ा यात्रा के साक्षी बनते हैं, जो शहर भर का भ्रमण करती है। इस यात्रा में भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पूरी रात नगर भ्रमण के बाद सुबह काकड़ आरती के समय भगवान का मंदिर में पुनः प्रवेश होता है, जिसके बाद ये अद्भुत और अलौकिक यात्रा संपन्न होती है। 300 साल पुरानी ये परंपरा यहाँ पेशवा काल से चली आ रही है, जिसे आज भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। अपनी मुराद पूरी होने पर शिरडी साईं बाबा के भक्त साईं दरबार में पहुंचकर उनके दर्शन लाभ के साथ बाबा को कुछ विशेष चढ़ावा भी अर्पित करते हैं। शिरडी से सटे ही लोणी गांव के एक साईं भक्त ने अपनी मुराद पूरी होने पर बाबा को 12 लाख रुपए मूल्य का सोना का ब्रोच अर्पित किया, जिस पर मोर की खूबसूरत नक्काशी की गई है। पिछले हफ्ते इसी तरह 7 समंदर पार से आए साईं भक्त दंपति ने बाबा को सोने के नक्काशीदार मुकुट के साथ श्री लिखा हुआ चांदी का ब्रोच अर्पित किया था, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए के करीब बताई गई थी। भक्त कहते हैं, साईं बाबा की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, तो अपनी आस्था से सामर्थ्य के अनुसार वो भी बाबा को चढ़ावा अर्पित करते हैं। और अब बात करते हैं गुजरात के अमरेली में हुई जल क्रांति। गुजरात के अमरेली में एक नदी को दोबारा जीवन दिए जाने से उसके 3 तालुका लाठी, बाबरा और लिलिया के लगभग 57 गांवों की किस्मत बदल गई है। और ये कारनामा ढोलकिया फाउंडेशन ने किया। पहले यहाँ के किसानों की किस्मत मानसून के बादल लिखते थे और किसानों को सिर्फ एक ही मौसम की फसल मिलती थी, जिससे कि खेती धीरे धीरे उजड़ने लगी और गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन ढोलकिया फाउंडेशन के प्रयासों से आज 75 से ज्यादा गांवों में खुशी की बयार बह रही है। अमरेली में लहलहाती ये फसलें और बगीचे यहाँ आई जल क्रांति की गवाही दे रहे हैं। जिस जमीन पर आज अच्छी खासी फसल उग रही है, फलों के बगीचे दिखाई दे रहे हैं। कुछ साल कम बारिश और पानी की कमी की वजह से ये बंजर थे। 17 मार्च 2017 से गागड़िया नदी के ऊपर हमने काम शुरू किया, तब ये बंजर भूमि थी। आज हमने कम से कम 300 फुट चौड़ी, 10 फुट से 25 फुट सब गहरी और 52 किलोमीटर लंबी ये नदी को पुनर्जीवित किया है, जिसमें 3 तहसील आता है, बाबरा, लाठी, लिलिया। तीनों गांव को मिलके 75 गांव को इनका फायदा हुआ है
जब हम आए थे तब यहाँ 2000 TDS पानी था, आज 300-400 TDS पानी है। पीने लायक पानी नहीं था, आज पीने लायक पानी है। जब हम आए थे तो यहाँ 5 लाख एकड़ का जमीन का भाव था, आज 15 लाख एकड़ भाव है। जब हम इधर आए तो सब कॉटन का खेती होता था, आज गेहूं हो रहा है, बाजरा हो रहा है, मक्का हो रहा है, ज्वार हो रहा है, सब पूरे साल तक खेती होता है। तो किसानों को पूरे साल भर इधर इनकम मिलती रहती है, तो काफी चेंज हुआ है। किसानों को अपने खेत में अच्छी पैदावार के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसके बावजूद अच्छी फसल काटने में पसीने छूट जाते थे। लेकिन ढोलकिया फाउंडेशन की ये जल क्रांति यहाँ के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अमरेली जिले के लाठी, बाबरा और लिलिया तालुका के लगभग 57 गांवों को इस जल क्रांति का फायदा हुआ है। इसी जल संग्रह अभियान के चलते ये नदी यहाँ के किसानों की जीवन रेखा बन चुकी है। इस जल क्रांति के जरिए लाठी, बाबरा और लिलिया तालुकाओं के गांवों में कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव देखने को मिला है। लाठी तालुका का दुधाला गांव आज पूरे क्षेत्र के लिए आशा का नया प्रतीक बन गया है। मैं यहाँ पे आंबा का बगीचा लगाया हूँ। यहाँ पे 2700 नंग जितना आंबा बाया हूँ और यहाँ पे आंबा बहुत अच्छा है मेरा। और यहाँ पे जो सरोवर है, उस सरोवर के पानी से ये आंबा सब में बहुत अच्छी हरियाली आई है, बहुत अच्छा फ्रूट आता है। और ये बहुत बड़ा आंबा का बगीचा है, इसमें मैं काम करता हूँ, इधर आंबा का देख रेख करता हूँ। करीब 52 किलोमीटर क्षेत्र में बहने वाली गागड़ियो नदी अमरेली के 3 तालुकाओं के 57 से अधिक गांव के किसानों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध हो रही है। दुधाला गांव और आसपास के क्षेत्रों में पहले लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। बारिश के दिनों में भी पानी इकट्ठा नहीं हो पाता था, लिहाजा यहाँ के किसानों को सिर्फ एक ही मौसम की फसल मिलती थी, जिससे खेती धीरे धीरे उजड़ने लगी और गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। ये सरोवर सब बनाए ना सब्जी बहने, इसके लिए फायदे में हम 3 फसल का पाक ले रहे हैं, चालू, ચોમાસુ और उनाळु पाक। ये सरोवर से पानी की बहुत फायदा हुआ पानी का, और इसलिए हम 3 पाक ले रहे हैं। हमारे में यहाँ मैं कॉटन की खेती कर रहा हूँ और बहुत अच्छी फसल में ले रहा हूँ। और यहाँ भी हमें बागायत भी हम करने वाले हैं। बागायत में बहुत पानी हुआ तो बागायत में हमें फायदा होगा, तो बागायत खेती में करने वाला हूँ। हालात इतने बदतर हो गए कि ग्रामीणों को रोजगार के लिए अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट जैसे शहरों की ओर पलायन करना पड़ा, जिससे खेत खाली होते गए, जमीनें बिकने लगीं और गांव धीरे धीरे वीरान होने लगे। लेकिन गागड़ियो नदी में पानी आने से करीब 57 गांव को सीधा लाभ मिला, जिससे पलायन में भारी कमी आई। ढोलकिया फाउंडेशन पानी और पर्यावरण के लिए काम करता है, जिसमें हमने लास्ट 2008 में अपने गांव में पहले सरोवर किया था। उस आइडिया हमको था कि ये पानी आने के कारण गांव की तरक्की कितनी हुई है। गांव लोग छोड़ के जा रहे थे, शहर में बस रहे थे, तो उसको रोकने के लिए एक ही कारण था कि अगर पानी मिल जाए गांव में तो गांव में से कोई सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, भरूच या कहीं कमाने के लिए जा रहे थे, वो स्टॉप हो जाए। किसान अब गेहूं, कपास और मूंगफली जैसी पारंपरिक फसलों के साथ साथ बागवानी भी कर रहे हैं। केला, गन्ना, पपीता सहित मौसमी फसलें भी उगा रहे हैं। इस बदलाव के चलते किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। लिलिया तक 3 तालुका के बीच में जो सरोवर बनाया है सवजी भाई ढोलकिया ने, ये अंदाजित 150 सरोवर जितना बनाया है, ऊंडाई किया है, खुदाई किया है, अने पानी का संग्रह किया, बहुत बड़ा बड़ा पानी का संग्रह किया। ये 100 बीघा, 150 बीघा का तालाब सरोवर किया, और उस वजह से खेत के जो कुआं, दार, उसमें पानी बहुत आया है। इसलिए तीनों सीजन ले सकते हैं, शाड़ू, उनाड़ू और ચોમાસુ, तीनों सीजन आती है। वो 10 साल से यहाँ खेडूत को बहुत पानी ने बहुत पाक आता है। मगफली, कपास और गन्ना भी यहाँ खेत में आते हैं। अमरेली में जहां पहले पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वहां आज खेतों तक आसानी से पानी पहुंच रहा है। नदी के पुनर्जीवन से पहले जहां 1 एकड़ जमीन की कीमत केवल 5 लाख रुपए थी, वहीं आज वही कीमत बढ़कर 15 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ये केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि पानी के महत्व और उससे आई समृद्धि का परिणाम है। इसी बदलाव के चलते यहाँ के किसान आज खुशहाल और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज देख सकते हो हम इधर गुड़ बना रहे हैं, तो गन्ने में सबसे ज्यादा पानी चाहिए। हमारे पास 50 एकड़ का गन्ने का खेत है। हमने इधर रेवेन्यू प्लांट भी लगाया है, 11 लाख से ज्यादा हमने प्लांट लगाया है, जिसमें
रेवेन्यू जनरेट हो सके। बागायत का खेती किया है, आम का बगीचा बनाया है, जामफल का बगीचा बनाया है, तो ये सब पानी की वजह से हुआ है। पहले नहीं होता था क्योंकि पानी नहीं था। पानी बारिश का आता था लेकिन उसको संग्रह शक्ति नहीं था, उसको संग्रह करने के लिए जगह नहीं थी। आज धोलकिया फाउंडेशन 2017 से 2026 तक 7-8 साल में अभी भी काम चालू है, क्योंकि तालाब बनाना ही सिर्फ हमारा काम नहीं है, उसको संरक्षण करना, हर साल उसमें से कचरा निकालना, उसका बावल निकालना, सफाई करना, गेट को सफाई करना, ये धोलकिया फाउंडेशन अपने खुद के खर्चे से कर रहा है। आज गागड़ियो नदी की वजह से यहाँ के किसानों में खुशहाली आई है। नदी में पानी आने से आसपास के कुएं और बोरवेल भरने लगे हैं, जिससे अच्छी खेती होने लगी है। ये जल क्रांति केवल एक विकास योजना नहीं, बल्कि गांवों को बचाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का जन आंदोलन बन चुका है। और ढोलकिया फाउंडेशन के इस अभियान ने ये साबित कर दिया है कि अगर दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि हो तो उजड़ता हुआ गांव भी दोबारा समृद्ध बन सकता है। गागड़ियो अब सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि किसानों के सपनों, गांव के भविष्य और पूरे क्षेत्र की समृद्धि का प्रतीक बन चुकी है। अमरेली से फारूक कादरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार को मिलने जा रही है बुलेट ट्रेन की सौगात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बिहार को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि पटना होते हुए वाराणसी से सिलीगुड़ी के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। इसके लिए हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी और लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। रेल मंत्री के मुताबिक बिहार में 14 वंदे भारत ट्रेनें और 21 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भारत रंग महोत्सव 2026 की शुरुआत हो चुकी है। इस बार ये अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय थीम के साथ आयोजित हो रहा है। इस साल इस नाट्य महोत्सव में कुल 277 शो शामिल किए गए हैं, जिनमें 136 भारतीय नाटक और 12 विदेशी नाटक हैं। इन नाटकों को 228 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रस्तुत किया जा रहा है। थिएटर प्रस्तुतियां देश भर में 40 स्थानों पर आयोजित की जा रही हैं। 27 जनवरी से शुरू हुआ ये महोत्सव 20 फरवरी तक चलेगा। यूपी के बागपत में जिला कारागार में बंदियों के जीवन को नई दिशा देने के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। यहाँ जेल में सजा काट रहे कैदियों को कौशल विकास से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत उन्हें फाइल कवर, कपड़ों के थैले जैसी नई नई चीजें बनाना सिखाया जा रहा है, जिसे बेचकर वो पैसे कमा सकें और जेल से रिहाई के बाद समाज में सिर उठाकर आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। जूनागढ़ के ऐतिहासिक गिरनार में इस बार महाशिवरात्रि पर भव्य और ऐतिहासिक भवनाथ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस बार मेले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन की सीधी निगरानी गृह मंत्री हर्ष संघवी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्वयं कर रहे हैं। वहीं गुजरात टूरिज्म विभाग इस बार भवनाथ मेले को भव्य स्वरूप देगा। मुंबई में इन दिनों 26वें काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है। इस आर्ट फेस्टिवल में अलग अलग तरह के डिजाइन से बने घोड़े, मुंबई के पहचान काली पीली टैक्सी, ड्रीम हाउस, टाइमलाइन ऑफ बिंग, कर्मा मिल्टन, हार्ट ऑफ मुंबई, ओल्ड टेलीकॉम हाउस, मुंबई सिटी ऑफ फिल्म जैसे आर्ट वर्क लोगों को खूब लुभा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ अलग अलग राज्यों के 70 से ज्यादा स्टॉल्स भी लगे हैं, जहाँ अलग अलग राज्यों की पहचान से जुड़ी चीजें बिक्री के लिए रखी गई हैं। वहीं खान पान से लेकर मनोरंजन तक की भी यहाँ व्यवस्था है। गुजरात में भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों में शेरों के मारे जाने की 2 घटनाएं सामने आने के बाद धारी गिर ईस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शेरों की सुरक्षा के लिए और ज्यादा सतर्क हो गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अमरेली जिले के गिर ईस्ट के रोड क्रॉसिंग कॉरिडोर एरिया में स्टाफ की व्यवस्था की है, ताकि शेर सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सकें। और अब बात पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को इन पहाड़ी राज्यों में ताजा बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की चादर दिखने लगी। कश्मीर की सुंदर वादियां बर्फबारी से चमक उठी। वहीं हिमाचल में हुई बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक वहां का रुख कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और यमुनोत्री में भी जबरदस्त बर्फ पड़ रही। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी और बर्फ गिरने के आसार हैं।
पहाड़ों में जब ये घाटियां बर्फ की चादर ओढ़ लेती हैं, तो ऐसा लगता है मानो कुदरत स्वयं ही इसका श्रृंगार कर रही है। जम्मू कश्मीर में कुदरत के इस करिश्मे को देखकर कोई भी फिदा हो जाए। क्या पहाड़, क्या हरे भरे मैदान, क्या रिहायशी इलाके और क्या सड़कें। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सफेद सोना चमकता हुआ दिखाई देता है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और गांदरबल ही नहीं बल्कि घाटी के कई और खूबसूरत इलाके भी बर्फबारी से गुलजार हैं। भद्रवाह में बरसते बर्फ के फाहों ने घाटी को सफेद सोने से भर दिया है। कश्मीर घाटी पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फ के आगोश में है। वहीं भद्रवाह में भी घरों की छतों, पेड़ पौधों और सड़कों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। घाटी में जबरदस्त बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं और वे एडवेंचर के लिए निकल पड़े हैं। पुलवामा में स्थानीय प्रशासन की ओर से विंटर स्पोर्ट्स का आगाज कुछ यही बयां भी कर रहा है। बर्फ से ढकी तलहटी में विंटर स्पोर्ट्स से यंगस्टर्स उत्साहित हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है। स्नो फेस्टिवल में टग ऑफ वॉर, रिले रेस, स्नो कबड्डी, सैक रेस, स्नो क्रिकेट, स्नो रन जैसे गेम्स रखे गए हैं। इस बर्फीले मौसम में यह स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्थानीयों को भी सेहतमंद रहने का संदेश दे रहा है। जो सर्दियों में लोग घरों में महसूर होकर रहते हैं, उससे मोटापा बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये उन दोनों चीजों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे ऐसे एक्टिविटीज को हमें एनकरेज करना चाहिए। लोग जोग दर जोग यहाँ पे लोग आ रहे हैं, दूर इलाकों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे स्नो फेस्टिवल का मजा ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं ये पहला कदम साबित हो सकता है इस पूरे इलाके को टूरिज्म के मैप पे लाने के लिए। पूरे इंडिया को हम मैसेज देना है कि जिस तरह हम कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। यहाँ आओ, यहाँ आनंद उठाओ, मिलजुल कर यहाँ ये बर्फ गिरी हुई है इसका फायदा उठाओ, इसका जो ये मंजर है इसमें आ जाओ, लुत्फानंदोज हो जाओ। फिलहाल जहां वादी में हो रही बर्फबारी से चार चांद लगे हुए हैं, वहीं भारी बर्फबारी से कुछ मुश्किलें भी हो रही हैं, जिनसे राहत दिलाने की कोशिशें जारी हैं। इसे कुदरत का करिश्मा ही तो कहेंगे। सफेद सोने सी चमकती बर्फ की चादर में ढकी ये वादियां कुदरत की सबसे दिलकश और हसीन तोहफा हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं। आपने पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत तो बहुत देखी होगी, लेकिन मनाली के मॉल रोड पर हुई इस बर्फबारी ने सैलानियों का दिल जीत लिया है। मॉल रोड पर बर्फबारी के बीच सैलानियों के लिए ये लम्हे किसी सौगात से कम नहीं है। आसमान से बर्फ के फाहे बरस रहे हैं और लोग इस बर्फबारी का जश्न मना रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी हमें बर्फ आज मिलेगी, बट हमें इतनी बर्फ मिली है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आई लव इट। हम चाहते हैं कि जो हम दिल्ली में, फरीदाबाद में, वो मनाली आए और वो इस बर्फबारी का मजा ले। बहुत ही हैवी स्नोफॉल है और बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है लाइव स्नोफॉल देखकर। इतनी अच्छी स्नोफॉल जो मनाली में पड़ती है और इसका जो एक्सपीरियंस है वो यही मिल सकता है, और ऐसा एक्सपीरियंस लेना है तो मनाली तो आना पड़ेगा। यहाँ पे तो सारे लोगों को आना चाहिए कि उनका भी थोड़ा दिल गार्डन होता है। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ है, पहाड़ है और वादियां गुलजार हैं। मॉल रोड पर खूबसूरत बर्फबारी के बाद अब डलहौजी में कुदरत के श्रृंगार की तस्वीरें देख लीजिए। डलहौजी के डैनकुंड में कुदरत ने अपना सबसे खूबसूरत तोहफा पेश किया है। डैनकुंड वो इलाका है जिसे गाते हुए पहाड़ों की चोटी भी कहा जाता है। यहाँ बर्फ कितनी गिरी है इसका अंदाजा इस हैंडपंप और बर्फ के नीचे दबे इस कार से लगाया जा सकता है। अभी हम डलहौजी के सबसे ऊपरी पहाड़ पे हैं, जिसको डैनकुंड कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 2900 मीटर समुंदर तल से। आप देख सकते हैं हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। क्या पहाड़, क्या पेड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। आपको स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आइए, डलहौजी आइए, देखिए ये नज़ारे कोई स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं हैं और रोड खुले हैं, कोई ट्रैफिक जैम नहीं है। आइए और अपनी छुट्टियां एंजॉय करना चाहते हैं तो डलहौजी आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, जो आपको स्विट्ज़रलैंड से कम महसूस नहीं करने देगा। कैमरे में कैद ये तस्वीरें गवाह हैं कि साल की बर्फबारी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये नजारा सैलानियों के लिए जन्नत से कम नहीं है।
अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी बर्फ कभी देखी आपने? नहीं 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 देखी, पहली बार आए हैं। आज हमारा नसीब अच्छा था, इधर 2.5 फीट तक भी बर्फ दिखने को मिली हमें और बहुत अच्छा लगा। जैसे कि सिटी से बाहर आए और इधर इतना ओके साइलेंट एरिया और काफ़ी सारे एनिमल्स भी थे इधर, जैसे कि ब्लैक बियर हो गया, वो सब डियर हो गया, वो सब भी थे। बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं है, चाहे वो शिमला के रिज की रौनक हो या मनाली की वादियों का रोमांच या फिर डैन कुंड का ये सुकून। सफेद सोने ने हर कोने को जादुई बना दिया है। हर तरफ बर्फ से सजे पहाड़ और इन खूबसूरत वादियों के बीच कुदरत ने बाबा केदार के धाम का भी श्वेत श्रृंगार कर दिया है। बर्फबारी का ये सिलसिला पिछले 10 दिनों से जारी है। केदारनाथ धाम में करीब 3 फीट बर्फ जमी हुई है। मंदिर परिसर के आसपास हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी बर्फ से ढका हुआ है और पुलिस के जवान लगातार इस बर्फ को हटाने की कवायद में जुटे हुए हैं। सिर्फ केदारनाथ धाम ही नहीं, यमुनोत्री धाम भी बर्फ से सजा नजर आ रहा है। यमुनोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास खुशीमठ खरसाली में भी बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री धाम में तापमान -3 डिग्री तक गिर गया है और आने वाले दिनों में भी यहाँ बर्फबारी जारी रहने के आसार हैं। एक बार दोबारा से पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इसके चलते जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम है, यहाँ पर जम करके बर्फबारी हुई और बर्फबारी होने के पश्चात अब पूरा इलाका बर्फ से सराबोर है। ये बर्फबारी जहां स्थानीय किसानकारों के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है, वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। जाहिर है, उत्तरकाशी से लेकर रुद्रप्रयाग और चमोली तक भी बर्फबारी ने पूरे इलाके को श्वेत कैनवास में बदल दिया है। पहाड़, पेड़, घर या कहें सब कुछ बर्फ की चादर से लिपटा हुआ है। और गुड न्यूज ये है कि आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल बर्फबारी का ये सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से बर्फबारी का अनुमान जताया था। रविवार को भी बर्फबारी मौसम के से रुख की ओर इशारा भी कर रही है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल और कश्मीर में भी बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। डलहौजी से विशाल आनंद, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी। गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी बढ़त देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 944 अंक उछलकर 81,666 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 263 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 25,088 पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई, सोना भी फिसला। सोमवार को सोना 12,800 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,52,700 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी की कीमतें 52,000 रुपए गिरी। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,60,000 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 42 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 91 रुपए 51 पैसे हो गई। साल 2026 की शुरुआत टाटा मोटर्स के लिए अच्छी रही। बिक्री के मामले में टाटा नेक्सन देश की नंबर 1 कार बन गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2026 में टाटा नेक्सॉन ने अब तक की सबसे ज्यादा मंथली सेल दर्ज की है। पिछले महीने नेक्सॉन की कुल 23,365 यूनिट्स बिकी। वहीं मारुति डिजायर 19,629 यूनिट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बिहार की। बिहार में सरकारी डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर डॉक्टर भी विरोध में आ गए हैं। दरअसल बिहार में सरकारी डॉक्टरों की संस्था बिहार हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन ने राज्य सरकार के प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रस्तावित बैन का कड़ा विरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक सरकारी संस्थानों में मेडिकल सेवाएं ठीक नहीं होती, तब तक प्राइवेट प्रैक्टिस को वैकल्पिक रखा जाए। रविवार को हुई बैठक के बाद एसोसिएशन ने कहा कि राज्य सरकार को पहले पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक उपकरण और डॉक्टर्स, नर्स समेत पर्याप्त स्टाफ मुहैया कराना चाहिए।
एसोसिएशन ने कहा है कि अगर सरकार भविष्य में निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने का इरादा रखती है तो उसे डॉक्टर्स को उचित नॉन प्रैक्टिस अलाउंस या फिर प्रोत्साहन राशि देनी होगी। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि जबरन लगाया गया प्रतिबंध मरीजों, विशेषकर गरीबों पर बुरा असर डाल सकता है। एसोसिएशन ने यह भी तर्क दिया कि ऐसा कदम झोला छाप डॉक्टर्स को बढ़ावा दे सकता है या फिर मल्टी स्पेशलिटी वाले निजी अस्पतालों को मनमानी को बढ़ा सकता है। सरकारी डॉक्टर्स ने कहा है कि वे आम आदमी के हित में इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे और अपनी मांगे स्वास्थ्य विभाग के सामने रखेंगे। इससे पहले 27 जनवरी को बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर रेखा झा की अगुवाई में 6 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया था। ये कमेटी सरकारी डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन लगाने के प्रस्ताव पर सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा करेगी। ये कमेटी ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी डॉक्टर्स के लिए विशेष पैकेज तैयार करने पर भी विचार करेगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगने से सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार आएगा। डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस को छोड़कर सरकारी अस्पताल में ज्यादा समय देंगे और मरीजों को भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में तैनात डॉक्टर्स को इंसेंटिव देने से गांवों में भी अस्पतालों की हालत सुधरेगी, क्योंकि अधिकांश डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल में काम नहीं करना चाहते हैं। जाहिर है सरकारी अस्पतालों में नौकरी करने वाले कई डॉक्टर्स ने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल रखा है। ज्यादा कमाई के लालच में वे सरकारी अस्पताल के बदले अपने प्राइवेट क्लिनिक में समय देते हैं। लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने बिहार की राजधानी पटना में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है। इसे जो आम जनता है उन लोग को बहुत अच्छा सुविधा मिलेगा। और सरकार को जैसे डॉक्टर लोग बहुत अपना प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो उसमें सरकार का अच्छा डिसीजन है। और इसको और बेहतर बनाने के लिए सरकार को मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, जिसमें बायोमेट्रिक लाना चाहिए, जैसे डॉक्टर वगैरह और सब टाइम पे आएंगे। देखिए, मेरे नज़र से तो उनके प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना पॉपुलेशन है इंडिया का, उस हिसाब से डॉक्टर्स बहुत कम है। 1.47 बिलियन आबादी है और डॉक्टर्स देखा जाए जो रजिस्टर्ड है वो 14 लाख में है और उतना मेडिकल सबको पहुंच नहीं पा रहा है। अगर बिहार में भी देखा जाए, अलग अलग जिलाओं में मेडिकल्स का बहुत कम रेशियो है। और अगर लोग अगर वो एक्स्ट्रा टाइम दे के दूसरों का हेल्प भी कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, कर सकते हैं। ऐसा कुछ हटाने जैसा कुछ है नहीं। मेडिकल एक ऐसा चीज है जो कि हर एक वर्ग के लोगों का एक बेसिक अधिकार है। अगर हम एक फैक्ट्स लेते हैं कि हमारा टोटल पॉपुलेशन इंडिया का क्या है, उसी रेशियो में हम बिहार की भी जनता को देख सकते हैं और हमारे पास कितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात मध्य प्रदेश के आगर मालवा के एक युवक के हौसलों की उड़ान की हम करेंगे। कहते हैं कि अगर इंसान ठान ले तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो पाना चाहता है। इसी का उदाहरण है शंभूलाल विश्वकर्मा। जीवन में जब मुसीबतें आती हैं तो कई हिम्मत वाले इंसान भी अपना हौसला खो देते हैं, मगर शंभूलाल की कहानी प्रेरणादायी। शंभू ने अपने ऊपर आने वाली मुश्किलों से न सिर्फ लड़ाई की, बल्कि वो सब कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई दंग है। आज शंभूलाल का नाम हर किसी की जुबान पर है और चर्चा में भी। देखिए, पोस्ट ऑफिस की कुर्सी पर बैठे शंभूलाल रोजाना आने वाले ग्राहकों का काम पूरी लगन से कर रहे हैं। शंभूलाल न सिर्फ अपने ग्राहकों की समस्याएं सुनते हैं, बल्कि उनका समाधान भी करते हैं। पहली नजर में तो आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि शंभूलाल कोई सामान्य युवक नहीं है। वो जन्म से दिव्यांग हैं। ईश्वर ने शंभूलाल को जन्म से ही आंखों की रोशनी नहीं दी। वो केवल 1-2 इंच की दूरी तक ही देख पाने में सक्षम है। बस इसी थोड़ी सी रोशनी ने शंभूलाल की जिंदगी रोशन की है और उन्हें थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा आसमान नसीब हुआ है। एमपी के आगर मालवा में राजस्थान बॉर्डर पर बसे महुड़िया गांव में पले बढ़े शंभूलाल का बचपन बेहद गरीबी से गुजरा। पिता लकवाग्रस्त और मां भी जन्म से दिव्यांग।
तमाम मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद शंभूलाल ने ना हिम्मत हारी न हौसला छोड़ा। पिता के पास बैठते हैं तो उनका हौसला बढ़ाते हैं और माँ के करीब होते हैं तो हर काम में हाथ बटाते हैं। नौकरी के दौरान घर से बाहर रहते हुए सहयोगियों की मदद से शंभू की शादी हुई। उनका एक छोटा बच्चा भी है जिसके साथ वो समय बिताते हैं और पूरे परिवार की देखभाल करते हैं। शुरुआती पढ़ाई तो शंभूलाल ने गांव में ही की, लेकिन परिवार की हालत सुधारने के लिए वो आगर मालवा आ गए, जहां प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया और 10वीं 87% से पास कर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। स्कूल के एक टीचर ने शंभूलाल को बताया कि ब्लाइंड लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकली है, जिसके बाद शंभूलाल ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया और उनका सिलेक्शन हो गया। पढ़ने के बाद में मैं मार्कशीट लेने गया सर के पास, तो सर ने मेरे को बोला ही कि इसको ले जाके तू करेगा क्या। मेरे यार दोस्त वाले ने इनने बोला कि तू करेगा क्या। मैंने बोला सर कहीं नहीं करूँगा, घर पे रखूँगा। उनने बोला कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी खुली हुई है। मैंने बोला ठीक है सर, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी खुली तो मैं डालता हूँ फॉर्म। मैंने पोस्ट ऑफिस की फॉर्म डाला तो मैंने बोला सर मेरा नंबर आने वाला नहीं है, मैं 100% आता हूँ। वो बोले आएंगे, तेरा नंबर क्यों नहीं आएगा, तेरी ब्लाइंड की पोस्ट ही खुली हुई है। तो मैंने ठीक डाल देता हूँ। मैंने फॉर्म जैसे ही फॉर्म डाला उसके बाद मेरी लिस्ट में नाम आ गया। जीवन में पोस्ट ऑफिस के इस मुकाम के मिलने के बाद शंभूलाल ने अपने मजबूत इरादों, लगन और मेहनत से अपनी जगह बना ली। इसीलिए उनके शिक्षक भी उन पर गर्व करते हैं। उसमें मेहनत करने का बहुत जुनून था और वो चाहता था कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं कुछ बनकर। क्योंकि उसके पिताजी भी पैरालाइज्ड है और पलंग पर हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, और उसकी माताजी भी बचपन से दृष्टि दिव्यांग है। तो वो बच्चा दृष्टि दिव्यांग होने के बावजूद भी कुछ करना चाहता था ताकि समाज में उसकी एक प्रेस्टीज बने और वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर सके। शुरू में वो अपने गांव से दूर पोस्टेड थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के चलते उन्होंने अब गांव के करीब ही पोस्टिंग ले ली है। शंभूलाल पोस्ट ऑफिस के तमाम काम संभाले हुए हैं। मोबाइल चलाना हो, लॉगिन करना हो या पासवर्ड डालना, ये सभी काम वो बेहद आसानी से कर लेते हैं। उनकी कार्यक्षमता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यही वजह है कि जन्म से दिव्यांग होने के बावजूद शंभू ने न सिर्फ अपनी कमजोरियों को मात दी, बल्कि आज पोस्टमास्टर बनकर जिम्मेदारी से लोगों की सेवा कर रहे हैं। जीवन में मुश्किलें अक्सर लोगों को तोड़ देती हैं, लेकिन शंभूलाल जैसे लोग हालात से हार नहीं मानते और अपने मजबूत इरादों से नई मिसाल कायम करते हैं। अपनी सोच और मेहनत से अपनी जिंदगी बदलने वाले दिव्यांग शंभूलाल ने आज पोस्टमास्टर बनकर समाज को रोशनी दी है। आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैदान से बाहर मंधाना और हरमनप्रीत की टक्कर। जी हां, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए हुआ कप्तान और उप कप्तान समेत 5 खिलाड़ियों का नॉमिनेशन। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। स्वैश बकलिंग बल्लेबाज तिलक वर्मा और तेज गेंदबाज मयंक यादव T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच खेल रहे हैं। दोनों खिलाड़ी इंडिया ए टीम में शामिल किए गए हैं। मयंक यादव चोटिल थे और उन्होंने लंबे समय बाद वापसी की है। वहीं तिलक वर्मा को ग्रोइन इंजरी से ठीक होने के बाद BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से हरी झंडी मिल चुकी थी। सीनियर नेशनल टीम में फिर से शामिल होने से पहले वो ये वार्म अप मैच खेल रहे हैं। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के छठे संस्करण के लिए नॉमिनीज की घोषणा हो गई है। इस साल इसके 5 दावेदार हैं। क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना, शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख, निशानेबाज सुरुचि सिंह और एथलीट ज्योति याराजी। ये पुरस्कार साल 2025 में भारतीय खेल जगत में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने और देश में खेल से जुड़ी सभी महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए दिया जाता है। डॉक्टर करणी सिंह रेंज में इंटरनेशनल शूटिंग की वापसी हो गई है। भारत यहां 4 से 13 फरवरी तक एशियन चैंपियनशिप राइफल पिस्टल की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चैंपियनशिप के लिए हिस्सा लेने वाले देशों के अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पहले ही आ चुके हैं। राइफल और पिस्टल निशानेबाजों के लिए ये कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता 10 दिनों तक चलेगी, जिसमें आखिरी मेडल 13 फरवरी को दिए जाएंगे। चैंपियनशिप में मेजबान भारत समेत 20 देशों के कुल 311 एथलीट जूनियर और सीनियर कैटेगरी में मुकाबला करेंगे। जम्मू कश्मीर का पुलवामा इन दिनों स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल पुलवामा में भी इन दिनों खूब बर्फबारी हो रही है, इसलिए यहाँ स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजन की धूम है। स्थानीय लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खासतौर पर युवा यहाँ गीत संगीत के साथ साथ खेलकूद में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं।
बर्फ पर खेली जा रही क्रिकेट और कबड्डी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दे रही है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।